हेलो बच्चों लोग, कैसे हैं आप सब। आई होप अच्छे होंगे। तो पिछले वाले वीडियो में हम सब ने पढ़ा था कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, और अब इसके बाद जो हमारा टॉपिक है वो हमारा टॉपिक है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तो हम सब पढ़ लिए थे, थोड़ा सा एक बार रिवाइज करवा देते हैं, बस ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा। देखो, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसे कहते हैं, थोड़ा सा समझ लो। वैद्युत क्षेत्र हमने आपको बताया था कि कोई आवेश है, जैसे मैं मान लेता हूँ प्लस क्यू हमारा कोई आवेश है, तो ये आवेश अपने चारों ओर एक क्षेत्र को बताता है, यानी कि अपने चारों ओर एक क्षेत्र को उत्पन्न करता है, जिसमें कोई दूसरा अगर आवेश आ जाए, तो वो आवेश अपने ऊपर या तो आकर्षण का अनुभव करता है या तो प्रतिकर्षण का अनुभव करता है। दो बल होते हैं। वैद्युत आवेश किसी भी आवेश पर या तो वैद्युत आकर्षण बल लगाता है या तो वैद्युत प्रतिकर्षण बल लगाता है। यही तो डिफरेंस है। ग्रेविटेशन फोर्स और इलेक्ट्रिक फोर्स में सबसे बड़ा डिफरेंस तो यही है कि जो वैद्युत बल होता है उसमें प्रतिकर्षण होता है, और जबकि ग्रेविटेशन में केवल और केवल आकर्षण होता है। बात समझ में आ रही कि नहीं। तो देखो, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है। जैसे मान लेते हैं कि हमारा एक आवेश है, कोई आवेश है मान लेते हैं, और यहाँ पर अभी हम कुछ नहीं रख रहे हैं, कोई आवेश नहीं रख रहे हैं। तो अगर जैसे प्लस क्यू कोई आवेश हम मान लेते हैं, तो इसके जस्ट बगल अगर हम कोई धन परीक्षण आवेश रखते हैं। धन परीक्षण आवेश किसे कहते हैं, पिछले वाले वीडियो में मैंने पूरा एकदम क्लियर कर दिया किसे कहते हैं, तो जाकर वो वीडियो देख लो, आपको पूरा एकदम साफ हो जाएगा धन परीक्षण आवेश किसे कहते हैं। तो अगर इस प्लस क्यू आवेश को आपने यहाँ पर रखा है और इससे कुछ मीटर की दूरी पर यहाँ पर धन परीक्षण आवेश प्लस क्यू नॉट को रखा है, तो ये प्लस है और ये प्लस है, दिखाई दे रहा है हमको, दोनों प्लस है। तो ये वाला आवेश इस वाले आवेश को दूर भगाएगा, यानी प्रतिकर्षित करेगा। तो पहले बात समझो, ये प्लस क्यू नॉट, इन दोनों के बीच हमको कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन इसका मतलब इससे कुछ निकल रहा है जो इसको दूर भगा रहा है। इससे कुछ निकल रहा है जो इसको क्या कर रहा है, दूर भगा रहा है। इसका मतलब इससे जो निकल रहा है, जो निकलता है, उसको हम एक रेखा से दर्शाते हैं। अभी इसके जस्ट आगे हम बताएंगे वैद्युत क्षेत्र, जो वैद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करने वाली वैद्युत बल रेखाएं होती हैं, वैद्युत बल रेखा किसे कहते हैं, वही चीज़ है। तो इसका मतलब ये जो आवेश है, इस आवेश से कुछ निकला और निकलने के बाद इसको धक्का मारा और ये आवेश क्या हुआ, दूर चला गया। इसका मतलब ये है कि ये आवेश इस आवेश पर एक बल लगा रहा है। बात समझो, ये आवेश इस आवेश पर क्या कर रहा है, एक बल लगा रहा है। अब जो बल लगा रहा है, थोड़ा सा ध्यान देना, जो यहाँ से बल लगा रहा है वो बल मैं मान लेता हूँ यफ है। वो बल क्या है, इलेक्ट्रिक फोर्स मान लेता हूँ यफ है। तो वो जो बल लग रहा है इस पर, वो बल और जिस पर लग रहा है उसका अनुपात क्या हो जाएगा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो जाएगी। अगर ये बात आपको नहीं समझ में आ रही तो इसको मैं एक अलग तरीके से और डिफाइन करता हूँ। देखो, इसको अलग तरीके से कैसे डिफाइन किया जाएगा, एक मिनट यार। जैसे मैं मान लेता हूँ कि आपको वैद्युत क्षेत्र की डिफिनेशन देनी है, तो आप वैद्युत क्षेत्र की डिफिनेशन कैसे दोगे, थोड़ा सा एक इसका अलग तरीका है। देखो, पढ़ा ही देता हूँ तुम सबको दोबारा मैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है क्या, ठीक ना। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि एकांक आवेश पर या एक कूलाम आवेश पर, एक कूलाम, देखो अभी बहुत शॉर्टली डिफिनेशन मैं लिख रहा हूं, और ये शॉर्टली डिफिनेशन आपको पूरा एकदम एग्जैक्ट क्लियर कर देगी, ठीक ना, कोई गलत नहीं काटेगा इसको। एक कूलाम आवेश पर लगने वाले वैद्युत बल को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। एकदम बहुत आसान सी डिफिनेशन है। एक कूलाम आवेश पर लगने वाले वैद्युत बल को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। अभी ये चीज़ अधूरी है, अभी ये बात अधूरी है, अभी इसको हम पूरा करेंगे, परेशान मत हो, ठीक ना। देखो, अभी मैंने लिखा है एक कूलाम आवेश पर लगने वाले वैद्युत बल को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इतना तो हमने लिख दिया, लेकिन ये हमको पता है जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो सदिश राशि है। वो कौन सी राशि है, सदिश राशि। अब यहाँ तो लगने वाले वैद्युत बल को ये केवल बल यानी केवल परिमाण बता रहा है, लेकिन अभी दिशा नहीं क्लियर हुई है। अभी हम दिशा को भी क्लियर करेंगे, ठीक ना। तो देखो, एक कूलाम आवेश पर लगने वाले वैद्युत बल को क्या कहते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसका एकदम आसान सा एक एग्जाम्पल ले लो। जैसे हम मार्केट वगैरह जाते हैं,
तो दुकानदार से मान लो हमको सब्जी लेना है और उसको हम कहते हैं भैया कि एक काम करो, हमको आप 4 किलो आलू दे दो। तो वो कहता है कि, या जैसे मान लेते हैं 4 किलो आलू मांगने से पहले मैंने उससे पूछा भाई बताओ कि आलू कितने रुपए किलो दे रहे हो, तो कहेगा कि मैं आपको आलू 15 रुपये किलो या 20 रुपये किलो दूंगा। यानी कि मैं कहूँ तो वो आलू का 1 किलो का प्राइस बताता है। आप जब जाते हो तो आप पूछोगे कि बताओ भाई कितने रुपए किलो आलू दे रहे हो, तो आपको बताता है कि मैं आपको 15 रुपये किलो आलू या 20 रुपये किलो आलू मैं दे रहा हूँ, यानी 20 रुपये किलो जो है आलू आपको दे रहा हूँ। तो आपको जितना लेना है आप उसके अकॉर्डिंग करते हो, तो अपना पैसा वैसा जोड़ लेते हो कि जैसे मेरे को 5 किलो लेना तो 20-500 हो जाएगा अगर 20 रुपये किलो दे रहा है तो। बात समझ आ रही कि नहीं। इसका मतलब क्या हुआ, अगर आप दुकानदार से पूछते हो कि अच्छा बताओ भाई साहब आलू कितने के दिए, तो क्या वो डायरेक्टली आपको बताता है कि 100 रुपये का हम 5 किलो आलू दे रहे हैं? ऐसा तो नहीं बताता है। 100 रुपये का 5 किलो आलू नहीं बताता है। अगर जैसे मान लेते हैं कि उसने बता भी दिया कि चलो ठीक है 100 रुपये का हम 5 किलो आलू तुमको दे रहे हैं, तो आप मोटा मोटा हिसाब लगा लोगे कि 100 रुपये के 5 किलो आलू कह रहा है, इसका मतलब ये 1 किलो आलू कितने दे रहा है, यानी कि 20-500 20 रुपये दे रहा है 1 किलो आलू। ये बात मेरी समझ में आ रही कि नहीं आ रही? देखो मैंने उससे कहा कि बताओ भाई तुम आलू कितने दिए, उसका दिमाग वहाँ कहीं पर था, उसने कह दिया कि मैं तुमको 100 रुपया 5 किलो आलू दूंगा। तो अब इतना तो मैथ आप सबको आती है, अब उतना तो जोड़ घटाना कर ही लोगे कि इसका मतलब वो 5 किलो आलू का मूल्य 100 रुपये ले रहा है, यानी कि 1 किलो आलू का मूल्य वो 20 रुपये ले रहा है मुझसे। यानी कि मैं कहूँ कि 100 रुपये यानी कि 5 किलो आलू उसने कितना रुपये में दिया, 100 रुपये में दिया। तो मैं कहूँ 1 किलो आलू कितने में देगा, तो मैं 5 से क्या कर देता हूँ, इसमें भाग करवा देता हूँ, 5 दूना 10 यानी 20 रुपये आ गया। यानी कि 1 किलो आलू का मूल्य कितना आ गया, 20 रुपये आ गया। तो मेरे लाल मेरी बात समझो, मैंने क्या कहा, मैंने कहा 1 कूलाम आवेश पर लगने वाले वैद्युत बल को, अभी आप कोई वैद्युत क्षेत्र है, उस वैद्युत क्षेत्र में मान लेते 10 कूलाम का आवेश रख दिए, 20 कूलाम का आवेश रख दिए, 30 कूलाम का रख दिए, 100 कूलाम का, 1000 कूलाम का, 200 कूलाम का, चाहे जितना आवेश रख दो, और वैद्युत क्षेत्र आपको देकर रखा है, तो उस वैद्युत क्षेत्र के कारण उस पर जो बल लगेगा उतना बल तो निकाल सकोगे। तो जैसे मैं कहता हूं कि 20 कूलाम आवेश पर 100 न्यूटन का बल लगता है, 20 कूलाम आवेश पर 100 न्यूटन का बल लगता है, तो मैं कहूं कि 1 कूलाम आवेश पर कितना बल लगेगा, तो 1 कूलाम आवेश पर 100 न्यूटन और बटे कितना हो जाएगा आपका 20, यानी 20 पंचे 100, यानी कि 1 कूलाम आवेश पर 5 न्यूटन का बल लगेगा। वही 1 कूलाम आवेश पर जो बल लग रहा है, यही तो भैया वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। बात समझे कि नहीं? तो वही तो मैंने लिखा कि 1 कूलाम आवेश पर लगने वाले वैद्युत बल को क्या कहते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। मतलब क्या, अगर इसको मैं और परिभाषित करूं, ये मेरे मिटाने वाला कहाँ चला गया यार, कहाँ चला गया तू, अच्छा यहाँ पर है, चलो देखो। तो इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये हो गया कि 1 कूलाम यानी कि Q कूलाम आवेश पर जो बल लगेगा वो F न्यूटन का लगेगा। Q कूलाम आवेश पर जो बल लगेगा कितना लगेगा, F न्यूटन का लगेगा। तो मैं कहूँ 1 कूलाम यानी कि 1 गुणे Q कूलाम F न्यूटन, यानी कि 1 कूलाम आवेश पर मैं बल लगाऊं तो Q को मैं इधर भेज दूं तो F बटे कितना हो जाएगा Q, और न्यूटन प्रति कूलाम। और अभी मैंने ऊपर देखो क्या लिखा कि 1 कूलाम आवेश पर लगने वाले वैद्युत बल को क्या कहते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसे ही तो कहते हो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता या F अपान Q को। तो क्या लिखते हो आप, लिखते हो 1 कूलाम आवेश पर लगने वाले वैद्युत बल को क्या कहते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। यानी कि 1 कूलाम आवेश पर लगने वाले बल को, 1 कूलाम आवेश पर लगने वाले वैद्युत बल को क्या बोलेंगे, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बोलेंगे। और इसका मात्रक क्या होता है, न्यूटन प्रति कूलाम होता है। और ये कौन सी राशि है, ये सदिश राशि है। अब थोड़ा सा बात समझो कि सदिश राशि कैसे है। तो अभी मैंने आपको बताया कि जैसे मैं यहाँ पर प्लस Q कोई आवेश लेता हूँ और यहाँ पर मैं कहूँ कि प्लस Q नॉट, धन परीक्षण आवेश क्या होता है, थोड़ा सा समझ लो। धन परीक्षण आवेश जिसको आप टेस्टिंग चार्ज बोलते हो, देखो टेस्टिंग चार्ज होता क्या है, घर में टेस्टर वोस्टर रखे हो ना, टेस्टर का काम करते हो, टेस्टर काम करते हो उसको तार में से टच कराओगे, देखोगे इसमें करंट आ रहा है कि नहीं। अगर आपका टेस्टर में जो पीछे वो लाइट होती है जब वो जलने लगती है तो कहते हैं इसमें करंट आ रहा है, यानी कि वो जो टेस्टर है वो ये बता रहा है कि इसमें करंट फ्लो हो रहा है कि नहीं। तो ये जो धन परीक्षण आवेश है ये करेगा क्या, ये आपको ये बताएगा कि इसके चारों ओर वैद्युत क्षेत्र है कि नहीं है। बात समझे कि नहीं।
धन परीक्षण आवेश कुछ नहीं है, केवल यह बताता है कि इसके चारों ओर आवेश है, यानी कि सॉरी आवेश नहीं, इसके चारों ओर वैद्युत क्षेत्र है कि नहीं है। अगर वैद्युत क्षेत्र है तो बल का अनुभव करेगा, अगर वैद्युत क्षेत्र नहीं है तो बल का अनुभव नहीं करेगा। बात समझे कि नहीं? अगर वैद्युत क्षेत्र है तो बल का अनुभव करेगा, अगर वैद्युत क्षेत्र नहीं है तो बल का अनुभव नहीं करेगा। ये जो आवेश होता है इसको हम खुद मानते हैं, इसको मतलब ये आवेश, इसका भी स्वयं का वैद्युत क्षेत्र होता है, लेकिन ये वैद्युत क्षेत्र स्वयं में इतना कम होता है कि ये आवेश इस पर कोई भी बल नहीं लगा पाता। लगाता तो है लेकिन वो बल बहुत छोटा होता है। बात समझ में आ रही कि नहीं बेटा? वो बल क्या होता है? बहुत छोटा होता है, तो उस बल का कोई भी अस्तित्व नहीं होता है कि ये आवेश इसको धक्का मारकर भगा दे। तो धन परीक्षण आवेश, आपसे कोई पूछे कि धन परीक्षण आवेश किसे कहते हैं तो आप बता देना उसको एकदम सिंपल सी डिफिनेशन में कि धन परीक्षण आवेश एक ऐसा आवेश है जो हम स्वयं मानते हैं, यानी कि हम वैद्युत क्षेत्र को परिभाषित करने के लिए स्वयं मानते हैं, और उसका स्वयं का वैद्युत क्षेत्र इतना कम होता है कि उसके द्वारा किसी दूसरे आवेश पर कोई भी बल प्रभावित नहीं कर सकता। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? नहीं बात समझे? मैंने कहा कि धन परीक्षण आवेश को हम स्वयं मानते हैं, और स्वयं मानते तो इसलिए इसको हम प्लस क्यू नॉट ही मानेंगे। आप प्लस काहे लोगे? अब जैसे मैं मान लूँ कि यहाँ पर एक धन परीक्षण, यहाँ पर एक आवेश रखा गया, आपसे किसी ने कहा चलो भैया तुम बताओ कि इसके कारण वैद्युत क्षेत्र बाहर जा रहा है, वैद्युत क्षेत्र अंदर आ रहा है। तो जैसे मैं आया, मैंने यहाँ पर एक धन परीक्षण आवेश रखा और मैंने कहा कि इसके कारण तो वैद्युत क्षेत्र बाहर जा रहा है, यानी कि प्रतिकर्षित कर रहा है। कोई दूसरा आया, वो धन परीक्षण आवेश न मानकर ऋण परीक्षण आवेश रख दिया, और ये क्या करेगा? इसको अपनी ओर खींचेगा। मैं कहूँगा कि ये तो दूर जा रहा है, वो आकर कहे ऐसे कैसे जा रहा है, ये तो मैंने रखा, ये विपरीत आ रहा था। तो मैंने उसको कहा भैया मैंने धन आवेश रखा था, आपने राजा बाबू ऋण आवेश लिया है, इसलिए ये पास आ रहा है, और जब मैंने धन आवेश लिया था तो ये दूर जा रहा था। तो ये मान्यता है कि जो मैंने माना है वो भी तुम मान लो यार ना, जो मैंने माना है वो भी तुम मान लो, तो तुम्हारा दूर जाएगा, तुम्हारा पास नहीं आएगा। अगर मैंने धन परीक्षण माना है तो तुम भी आकर धन परीक्षण आवेश मान लो, तुम्हारा वैद्युत जो धन परीक्षण आवेश है वो भी वैद्युत प्रतिकर्षण बल का अनुभव करेगा, आकर्षण बल का अनुभव नहीं करेगा। तो दोनों की बात एक ही हो जाएगी और हमारा सही हो जाएगा। नहीं तो हम बताएंगे नहीं ये आम है, तो तुम आकर बताओगे नहीं आम नहीं ये इमली है। मैं कह रहा हूँ नहीं ये दूर जा रहा है, तुमको ऐसा कैसे दूर जा रहा है? हम देख रहे हैं ये अंदर आ रहा है ना, तब तो डिस्टर्ब हो जाएगा। तब हमारा कोई कौन मानेगा और उसको कौन मानेगा, तब तो सस्पेंस हो जाएगा ना कि हम इनका माने कि इनका माने, बड़ी दिक्कत हो जाए। इसलिए हम आवेश का जब भी चयन करते हैं धन परीक्षण आवेश मानते हैं, ऋण परीक्षण आवेश नहीं मानते हैं। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? क्यों धन परीक्षण आवेश लिया जाता है? इतना बात क्लियर है कि नहीं? अब बात समझो। तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा किधर होती है? वैद्युत क्षेत्र की दिशा मैं बता रहा हूं, वैद्युत क्षेत्र की दिशा होती है, वैद्युत क्षेत्र की दिशा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा सदैव धन परीक्षण आवेश पर लगने वाले वैद्युत बल की दिशा में होती है, दिशा में होती है। बोलो बात समझ में आई? यानी कि अब यहाँ पर देखो इसकी दिशा भी क्लियर हो गई। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा क्या होगी? सदैव धन परीक्षण आवेश पर लगने वाले वैद्युत बल की दिशा में होती है। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? बात समझ में? आई होप आपको समझ में आ गया होगा भाई। तो अगर इसको मैं वेक्टर रूप में लिखूं यानी सदिश रूप में, तो वेक्टर ई बराबर हो जाएगा वेक्टर एफ अपान कितना हो जाएगा? क्यू नॉट हो जाएगा, यानी कि धन परीक्षण आवेश प्लस क्यू नॉट। मात्रक इसका न्यूटन प्रति कूलाम हो जाएगा, ठीक ना। इसका मात्रक वोल्ट प्रति मीटर भी होता है, इसका मात्रक क्या होता है? वोल्ट प्रति मीटर भी होता है। ये कौन सी राशि है भाई? मैंने वेक्टर लगा कर रखा है, तो सदिश राशि है। बल, अब इसका विमीय सूत्र देख लेते हैं। तो बल का विमीय सूत्र क्या होता है? MLT माइनस का 2 होता है, और बटे आवेश का क्या होता है? AT होता है। तो अगर इसको ऊपर लेकर जाते हैं तो ये टोटल आपका हो जाएगा ML, और उसके बाद T माइनस का 3, A माइनस का 1। ये हो गया इसका विमीय सूत्र। बोलो बात समझ में आई कि नहीं? स्क्रीनशॉट जल्दी से लो, इरेज करो इसको। हो गया? चलिए, तो ये हो गई हमारी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब हम सबको पढ़ना है
कि कोई आवेश है, उस आवेश के कारण कुछ दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला क्या होगा ना। अब इसको चलो हम सब पढ़ लेते हैं। अब जैसे हम कोई आवेश ले लेते हैं, मतलब बिंदु आवेश के कारण, हमारी आगे वाली हेडिंग है बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। हम मान लेते हैं कि हमारा प्लस क्यू कोई आवेश है और इस प्लस क्यू आवेश से मैं मान लूं कि आर मीटर की दूरी है जहां पर बिंदु पी है। यहां पर हमको निकालना है कि यहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितना होगी। तो मैंने कहा कि आप वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना चाहते हो तो सबसे पहले एक धन परीक्षण आवेश का चयन कर डालो। तो यहां पर जो बिंदु P है, यहीं पर आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो इसलिए इस बिंदु P पर हम क्या करेंगे, एक धन परीक्षण आवेश प्लस क्यू नॉट लिखेंगे। बोलो ये बात समझ में आई कि नहीं, आगे बात समझ में। तो ये प्लस क्यू आवेश है, इसको मैं मान लेता हूं ये बिंदु ए पर है। तो ये प्लस क्यू आवेश, ये इस प्लस क्यू नॉट आवेश पर एक वैद्युत बल लगाएगा, जो वैद्युत बल प्रतिकर्षण बल होगा और इसकी दिशा किधर हो जाएगी, बाहर की ओर। तो वेक्टर एफ हो गया। बोलो ये बात समझे कि नहीं। अरे भाई धन परीक्षण आवेश है, कूलाम का नियम लगाओ ना यार। कूलाम का नियम क्या कहता है कि अगर दो आवेश हैं तो दो आवेशों के बीच एक वैद्युत बल लगेगा। अगर वो आवेश बिंदु आवेश है तो बिंदु आवेश कब होगा, बिंदु आवेश तब होगा जब ये दोनों आवेश, अगर इन दोनों आवेशों के बीच की जो डिस्टेंस है, यानी कि इन दोनों आवेश के बीच की जो दूरी है, अगर वो दूरी इनके आकार की तुलना में बहुत बड़ी हो तो उसे हम बिंदु आवेश मानेंगे। एक कंडीशन ये। दूसरी कंडीशन, अगर जैसे दो गोला ले लें, हम दो गोला ले लें, अगर इस गोले की त्रिज्या इनके बीच की दूरी की तुलना में नगण्य हो, यानी त्रिज्या बहुत छोटी हो और दोनों गोलों के बीच की दूरी बहुत बड़ी हो, तब पर भी इन गोलों को हम बिंदु आवेश की तरह मानेंगे। क्या मानेंगे, इन दोनों गोलों को बिंदु आवेश की तरह मानेंगे। और कूलाम का नियम हमेशा ध्यान देना, कूलाम का नियम केवल और केवल, कूलाम का नियम केवल और केवल बिंदु आवेशों के लिए सत्य है और किसी के लिए सत्य नहीं है। तो बिंदु आवेश किसे कहते हैं, बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई, आई बात समझ में। तो बिंदु आवेश कहेंगे कि अगर दो आवेश हैं, दोनों आवेशों के बीच की जो दूरी है, अगर वो दूरी उनके परिमाण की तुलना में बहुत बड़ी हो तो उन आवेशों को हम बिंदु आवेश मान लेते हैं। या अगर मैं कहूं कि दो गोले रखे हों और उन दोनों गोलों के बीच की जो दूरी है, अगर वो दूरी उन गोलों की त्रिज्या की तुलना में बहुत बड़ी हो, अर्थात त्रिज्या उन गोलों के बीच की दूरी की तुलना में नगण्य हो, तब पर भी उन गोलों को हम बिंदु आवेश मान लेंगे। बोलो बच्चों बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए अब बात कर लेते हैं। तो जैसे मैंने क्या कहा, मैंने कहा बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितना होगी। तो देखो मैंने प्लस क्यू आवेश माना। अभी मैंने बताया कि बेटा अगर आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है तो आप एक मानक, जो मानक होता है, मतलब एक जिस आवेश का आप चयन करते हो वो धन परीक्षण आवेश प्लस क्यू नॉट होता है। तो कहोगे ये प्लस क्यू है, ये प्लस क्यू नॉट पर वैद्युत बल लगाएगा और इसकी दिशा बाहर की ओर हो जाएगी। तो देखो यहां पर कूलाम का नियम क्या कहता है, क्योंकि प्लस क्यू नॉट यानी प्लस क्यू के द्वारा प्लस क्यू नॉट पर लगाया गया वैद्युत बल कितना होगा, चूंकि प्लस क्यू के द्वारा, यहां पर लिखेंगे चूंकि प्लस क्यू कूलाम आवेश के द्वारा प्लस क्यू नॉट आवेश पर लगाया गया वैद्युत बल, लगाया गया वैद्युत बल कितना हो जाएगा। कहोगे एफ बराबर, फार्मूला क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर, यही तो होता है कूलाम के नियम से। तो एफ बराबर कितना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अगर मैं मान लेता हूं कि ये एक ऐसे माध्यम में रखे हैं जहां का परावर्तनांक के है, तो कहोगे एप्सिलॉन नॉट के बगल क्या जुड़ जाएगा, के, और यहां पर जोड़ देंगे के। तो Q1 के स्थान पे बेटा कितना है, Q है। Q2 का स्थान पे कितना है, Q नॉट है, बटे कितना हो गया, आर स्क्वायर हो गया। अगर मैं Q नॉट को इधर लेकर चलाऊं तो एफ बटे Q नॉट हो जाएगा और बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, और यहां पर बचेगा Q/r
आर स्क्वायर। क्या बचेगा? क्यू अपान आर स्क्वायर। और अभी मैंने बताया चूंकि एफ अपान क्यू नॉट को क्या कहते हो? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हो। एफ अपान क्यू नॉट को क्या लिखेंगे? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो इसलिए मैं कहता हूं एफ अपान क्यू नॉट के स्थान पे कितना हो गया? ई। तो ई बराबर कितना निकला? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, उसके बाद क्यू अपान आर स्क्वायर। अगर मैं निर्वात की बात करूं, यदि माध्यम क्या हो? यदि माध्यम निर्वात अथवा वायु हो, तो निर्वात अथवा वायु के लिए के का मान कितना होता है? 1 होता है। इसलिए ई बराबर कितना हो जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और के का स्थान बेटा 1 रखोगे तो कोई मतलब है नहीं, और क्यू अपान कितना हो जाएगा? आर स्क्वायर। इसका मात्रक हो जाएगा न्यूटन प्रति कूलम, और यहां पर भी कितना हो जाएगा? न्यूटन प्रति कूलम। बोलो बात समझ में कि नहीं? यही क्या है? किसी बिंदु आवेश के कारण कुछ मीटर की दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला है। तो ई बराबर कितना? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू अपान कितना आ गया? आर स्क्वायर आ गया। इसका मात्रक न्यूटन प्रति कूलम। अर्थात मैं कहूं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है। क्यों? यहां पर जितना कूलम का आवेश रखोगे वही रहेगा, अपने आप तो कुछ बढ़ नहीं जाएगा। इसका मतलब ये ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है 1/r स्क्वायर के, 1/r स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। अर्थात अगर मैं कहूं कि आर, अगर आर टेंडिंग टू इनफाइनाइट है, अगर आर टेंडिंग टू कितना है? इनफाइनाइट है, तो अगर आर टेंडिंग टू इनफाइनाइट है तो ई टेंडिंग टू 0 हो जाएगा। होगा कि नहीं? मतलब मैं अनंत पर वैद्युत क्षेत्र क्या मान सकता हूं? 0 मान सकता हूं, क्योंकि दूरी अगर अनंत हो गई तो दूरी, यानी कि मैं कहूं यहां पर लिखोगे 1/इनफाइनाइट का स्क्वायर, 1/इनफाइनाइट का स्क्वायर मतलब समझ ही रहे हो 1/इनफाइनाइट, और कहोगे 1/इनफाइनाइट का मतलब क्या हो जाएगा? चूंकि इनफाइनाइट बराबर क्या होता है? 1/0, तो कहोगे यहां पर 1/इनफाइनाइट के स्थान पर रख दो 1/0, 0 गया ऊपर, तो कहोगे टोटल 0 गुणे 1 और बटे 1 आ गया, तो मैं कहूं 0/1, और 0 के नीचे करोड़ों संख्या हो तो उसका मान 0 ही हो जाएगा। बोलो इतना बात समझ में आई कि नहीं? अर्थात अगर आर इनफाइनाइट, यानी कि आर टेंडिंग टू इनफाइनाइट हो तो ई टेंडिंग टू क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। यानी कि अनंत पर वैद्युत क्षेत्र आप क्या मान सकते हो? 0 मान सकते हो। बोलो बात समझ में आई कि नहीं? आई बात समझ में? तो जल्दी से स्क्रीनशॉट मारो, उसके आगे फिर काम किया जाए। जल्दी करो भाई। हो गया? चलिए आगे देखते हैं, आगे देख लिया जाए। आगे क्या होगा यार? मिटाने में बड़ी समस्या लगती है। सबसे बड़ी दिक्कत मिटाने में होती है, लिखने में बड़ा मज़ा आता है। मिटाने लगो ना सब बड़ा डिस्टर्ब होने लगता है। चलो भाई, ये हमारा टॉपिक खत्म हो गया। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है वैद्युत बल रेखाएं ना। बहुत अच्छी बात है ये। ओ सॉरी यार, क्या बोल रहा हूँ मैं? अच्छी बात नहीं, बहुत अच्छा टॉपिक है वैद्युत बल रेखाएं। देखो वैद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं, बात समझो। वैद्युत बल रेखा किसे कहते हैं? तो मैंने आपको बताया कि वैद्युत क्षेत्र है, जैसे प्लस क्यू है, यहां पर प्लस क्यू नॉट मैंने लिखा। इसका मतलब यह प्लस क्यू इस प्लस क्यू नॉट को दूर भगाएगा। इसका मतलब इससे कुछ निकल रहा है और निकलने के बाद आकर इसको धक्का मार रहा है कि तुम दूर भाग जाओ। तो इससे कुछ निकलेगा और यहां पर जाएगा, इसको धक्का मारेगा, और वो जो निकल रहा है वो हमको दिखाई नहीं दे रहा है। जो यहां से निकल रहा है वो हमको दिखाई नहीं दे रहा है। तो उसको दिखाने के लिए फैराडे ने कहा कि एक रेखा खींच दो, ऐसे यहां पर एक काल्पनिक रेखा खींच दो। यही काल्पनिक रेखा ही क्या है बेटा? वैद्युत बल रेखा है। बोलो बात समझ में आई कि नहीं? वेरी सिंपल, बड़ी अजब परिभाषा दिया है वैद्युत बल रेखाओं की। वैद्युत बल रेखाओं की परिभाषा बुक में बड़ी अजब दिया है। उसमें दिया है कि वैद्युत बल रेखाएं ऐसे बंद काल्पनिक वक्र, निष्कोण वक्र होते हैं जिस पर एक धन परीक्षण आवेश गत करता है या गमन करता है। अभी मैं बताऊंगा वो है क्या, रियल टीम क्या कह रहा है। तो देखो ये जो प्लस क्यू आवेश है, अगर ये प्लस क्यू आवेश के निकट कोई धन परीक्षण आवेश आप प्लस क्यू नॉट मानते हो, तो ये आवेश इस आवेश को प्रतिकर्षित करेगा, यानी दूर भागेगा। तो जिस मार्ग पर ये जा रहा है, जिस मार्ग पर ये जा रहा है, उसी मार्ग को आप एक रेखा से खींच दो। वही जो रेखा आप ऐसे काल्पनिक रेखा खींचे हो, वही तो रेखा वैद्युत बल रेखा है यार। या अगर नहीं समझ में आ रहा तो जैसे मैं मानूं कि मैं कोई आवेश लेकर अपने पास ऐसे बैठा हूं,
मैंने कोई आवेश लिया अपने पास, ऐसे लाकर ऐसे बैठाया उसको, और मैंने कोई दूसरा आवेश के पास ऐसे पकड़ कर लाया, और यहां पर मैंने जैसे ऐसे छोड़ा, ये आवेश या तो इसको धक्का मारकर दूर भगा देगा, भाग जाओ, या तो ये आवेश इसको अपने पास बुला लेगा। तो जैसे मैं छोड़ूंगा तो ये ऐसे निकल जाएगा, ऐसे सुन, बोलो ऐसे क्या होगा, ऐसे निकल जाएगा। लाइट चली है, क्या बताऊं यार।